नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल एप्लीकेशन राकेश बलौदा झुंझुनू पे स्वागत है। तो आज के जो लाइव सेशन में अपन बात करेंगे अपना पार्ट नंबर 6 रहेगा। तो यहाँ 5 की जगह आप क्या कर लेना भाई 6 नंबर पार्ट कर लेना। और यहाँ अपना कौन सा दिन है, आज छठा दिन है, जिसमें अपन बात करेंगे जो पुस्तकालय वर्गीकरण के प्रिंसिपल्स यानी कि पुस्तकालय वर्गीकरण के जो सिद्धांत हैं उन सिद्धांतों में अपन बात कर रहे थे। अब सबसे पहले मैं आपको छोटी छोटी 3-4 बातें बता देता हूँ कि सबसे पहले अपन ने क्लास में बात की थी पुस्तकालय वर्गीकरण की। किसकी बात की थी? पुस्तकालय वर्गीकरण की। नोट्स बना लेना भाई अच्छे से। पुस्तकालय वर्गीकरण की दूसरी क्लास में अपन बात की पुस्तकालय वर्गीकरण की परिभाषा, उद्देश्य, पूरी बात कर ली। तीसरी में अपन ने पुस्तकालय वर्गीकरण के लगभग 70 या 60 के आसपास क्वेश्चन कर लिए थे। चौथी क्लास में अपन ने प्रिंसिपल्स पुस्तकालय वर्गीकरण के नियामक सिद्धांतों की बात की। पांचवी क्लास में अपन ने कुछ अलग सिद्धांतों की बात की। आज अपन बात करेंगे छठी क्लास में। तो जितने भी मेरे साथी देख रहे हैं वीडियो को पूरा देख लेना, और जो पहले की क्लासें हैं उनको भी आप अच्छे से अपने नोट से बना लेना, क्योंकि पहले की क्लासों में अपने अच्छे से आपको समझा दिया था। आज अपन इसी के साथ अपन बात करेंगे कि जो H.E. ब्लिस है उन्होंने भी क्या है पुस्तकालय वर्गीकरण के सिद्धांतों में शामिल हैं। अब पुस्तकालय वर्गीकरण में अपन ने यहाँ पे सबसे पहले आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ। जितने भी मेरे साथी देख रहे हैं उनको मैं देखो पहले से नोट्स जो ये PDF है अपने एप्लीकेशन पे मिल जाएगी। अपन बात कर रहे थे कि पुस्तकालय वर्गीकरण के जो सिद्धांत हैं, थ्योरी ऑफ द लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन, नॉर्मेटिव प्रिंसिपल्स ऑफ लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन के बारे में। तो पुस्तकालय वर्गीकरण के क्षेत्र में अपने विकास हुआ जो सिद्धांतों का वो मुख्य 2 चरणों में हुआ था। पहला डिस्क्रिप्टिव थ्योरी था जिसको अपन बोलते हैं प्रथम चरण, और जनरल थ्योरी सामान्य, और दूसरा क्या डायनेमिक है जिसको द्वितीय चरण ऊर्जावान या गतिमान सिद्धांत बोलते हैं। यहाँ पे क्या कर लेना भाई सिद्धांत कर लेना है ना। तो इतनी अपन ने बातों को पहले कर लिया था। अब अपन डिस्क्रिप्टिव सिद्धांत में बात कर रहे थे कि कौन कौन से व्यक्ति थे, उनमें अपन ने बात कर ली कि किस किन की, इस रिचर्डसन की अपन ने बात कर ली थी। इसके बाद अपन ने बात कर ली थी W.C. वेरविक्सेट्स की। इसके बाद अपन ने बात कर ली Z.D. ब्राउन की। और इसके बाद अपन बात करेंगे आज किसकी भाई, अच्छे सी वीडियो देख लेना पहले वाले। अब बात करेंगे अपन डिस्क्रिप्टिव थ्योरी में H.E. ब्लिस की। H.E. ब्लिस को अपन एक क्या है वैज्ञानिक पुस्तकालय दक्षता की श्रेणी में रखते हैं। किसको रखते हैं भाई? वैज्ञानिक पुस्तकालय दक्षता की श्रेणी में। इसके बाद अपन H.E. ब्लिस की देखो बात करते हैं तो इनके द्वारा बिब्लियोग्राफी क्लासिफिकेशन सिस्टम, जो बिब्लियोग्राफी क्लासिफिकेशन स्कीम है पुस्तकालय वर्गीकरण की जो पद्धति है उसको दिया गया था। तो यहाँ से ये एक इंपॉर्टेंट एग्जाम की दृष्टि से एग्जाम में देखो बार बार पूछा जा रहा है, क्योंकि बिब्लियोग्राफी क्लासिफिकेशन से संबंधित व्यक्ति कौन है, तो वो H.C. ब्लिस है, जिन्होंने कब दिया था? सन 1935 में। अब मेरे को आप कमेंट करके बताओगे कि बिब्लियोग्राफी क्लासिफिकेशन किस देश से संबंधित है, क्योंकि आजकल एग्जाम में ट्रेंड चेंज हो गया है क्वेश्चनों का। आप पूरा पढ़ के जाते हो, देश पूछ लेता है। तो वैज्ञानिक और तार्किक आधारों पर व्यवस्थित करके उन्होंने बिब्लियोग्राफी क्लासिफिकेशन जो वर्गीकरण पद्धति थी वो बनाई थी। अब बात करें क्लासीफायर शब्द का प्रयोग, तो ये ध्यान रखना कि सबसे पहले, अब आप कमेंट करोगे, देखो मैं प्रत्येक चीज आपसे भी पूछता हूं कि क्लासीफायर क्या होता है, क्लासिफिकेनिस्ट क्या होता है, क्लासीफायर क्या होता है, इस शब्द को देने वाला व्यक्ति कौन था। तो ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 2-3 बार एग्जाम में ये शब्द पूछ ले कि क्लासीफायर क्या होता है। इस बार पूछेगा इस शब्द को देने वाला व्यक्ति कौन था, तो वो H.E. ब्लिस के द्वारा ये शब्द दिया गया था, गढ़ा गया था। किसके द्वारा दिया गया था, कैसे भी आपको एग्जाम में पूछ सकता है। ठीक है, अब देखो अगला पॉइंट क्या, अपने 3 बातों की बात कर ली। पहला एग्जाम में क्या क्वेश्चन पूछ सकता है कि H.E. ब्लिस का किस वर्गीकरण पद्धति से संबंधित है, बिब्लियोग्राफी क्लासिफिकेशन। H.E. ब्लिस ने बिब्लियोग्राफी क्लासिफिकेशन कब प्रकाशित की थी या विकास कब किया, उनका प्रकाशन कार्य कब किया, इस पद्धति को कब बनाया था? सन 1935 में। क्लासीफायर शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया? H.E. ब्लिस के द्वारा किया गया। 3 क्वेश्चन बनते हैं और तीनों को आपको मिलान करके पूछ सकता है, या एक क्वेश्चन तो यहां से दे देगा, 2 अलग उठा लेगा, उनको क्या है एक सारणी बना के दे देगा, उनमें आपको पूछ लेगा। सारणी में मैंने कल आपको बहुत सारे क्वेश्चन दिए थे, तो वहां से भी आप उनको थोड़ा सा ध्यान रख सकते हो। ठीक है ना, ये हो गई मेरी बात आपके लिए। अब मैं बात करूं यहां से कि H.E. ब्लिस के द्वारा प्रतिपादन 32 सिद्धांतों के आधार पर बताया गया, और ये 32 सिद्धांत था वो 4 भागों में बांटे गए थे। अब इनमें ध्यान रखना कि 32 सिद्धांतों में से 4 भाग थे निम्नलिखित में से कौन सा भाग H.E. ब्लिस के द्वारा संबंधित नहीं है। तो पहला क्या था? वर्ग और अवधारणाएं। तो वर्ग और अवधारणाएं ये भाग किसका है? तो H.E. ब्लिस का। दूसरों वर्गों का अध्ययनीकरण एवं अवधारणा, तो वर्गों का अध्ययनीकरण एवं अवधारणा किससे संबंधित है? तो H.E. ब्लिस के द्वारा। वर्गीकरण के स्वरूप और उनमें जो वर्गों की व्यवस्था, ये वर्षों नहीं है वर्गों की है ना, वर्गों की व्यवस्था ये भी किससे संबंधित है? H.E. ब्लिस। उद्देशात्मक जो व्यवहारिक वर्गीकरण है वो भी क्या है, एक भाग है किसका? H.C. ब्लिस के द्वारा दिए गए 32 सिद्धांतों में से उनको 4 भागों में बांटे गए, ये 4 भाग हैं। अब देखो यहाँ से जो नोट स्टार्ट होता है ना, यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं कि H.C. ब्लिस के द्वारा वर्गीकरण विषय पर 2 पुस्तकें लिखी गई, और दोनों पुस्तकें एग्जाम में बार बार आ रही है। अब मैंने उस दिन आपको क्या बताया था कि एक तो कथन, एक पुस्तक
एक तो कथन, एक पुस्तक और एक शब्द। एक कथन, पुस्तक और शब्द, ये तीनों क्वेश्चन आपके बार बार एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो इन तीनों क्वेश्चनों को आप क्या रखोगे, ध्यान रखोगे। अब देखो, पहली पुस्तक है जो एक शायद राजस्थान लाइब्रेरी के एग्जाम में भी इनमें से पूछी गई है कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ नॉलेज एंड द सिस्टम ऑफ साइंस, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ नॉलेज एंड द सिस्टम ऑफ साइंस जो पुस्तक है वो किसके द्वारा प्रकाशित की गई थी। तो वो पुस्तक है वो किसके द्वारा प्रकाशित की गई, तो वो H.C. विलिस के द्वारा सन 1929 में। किसके द्वारा, H.C. विलिस के द्वारा सन 1929 में। दूसरी बात करता हूं तो दूसरी कौन सी है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ नॉलेज इन लाइब्रेरीज एंड द सब्जेक्ट अप्रोच ऑफ बुक्स। तो ये पुस्तक किसके द्वारा प्रकाशित की गई थी, तो ये पुस्तक किसके द्वारा प्रकाशित की गई, ये पुस्तक भी H.C. विलिस की है। ये एग्जाम में 2-3 आ रही है कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ नॉलेज इन लाइब्रेरीज एंड द सब्जेक्ट अप्रोच ऑफ बुक्स, ये भी किसकी है, H.C. विलिस की। और ये पुस्तक भी कब प्रकाशित की गई, सन 1933 में। जो आवश्यक सन है मैं साथ साथ दे रहा हूँ, एक देखो सन 1929, एक देखो सन 1933, एक देखो सन 1935। अब बोलोगे सर 1929 में तो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ नॉलेज एंड द सिस्टम ऑफ साइंस, ठीक है। 1933 में तो 1933 में हो जाएगी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ नॉलेज इन लाइब्रेरीज एंड द सब्जेक्ट अप्रोच टू बुक। और तीसरी 1935 बिब्लियोग्राफी क्लासिफिकेशन H.C. विलिस। तीनों सन को ध्यान रखना है, 29, 33, 35 में से आपको या तो सन मिलान करवा सकता है, और सन मिलान नहीं करवाएगा तो ये तीनों में से एक चीज आपको पूछी जाएगी। सिद्धांत 32 दिए थे, कई बार तो सीधा पूछ लेता कि H.C. विलिस ने कुल वर्गीकरण के कितने सिद्धांतों का प्रतिपादन किया, तो 32 सिद्धांतों का प्रतिपादन किया था। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और इनके अलावा देखो यहाँ से अपन बात करते हैं नोट की। अगला नोट क्या है, तो उन्होंने 32 सिद्धांतों का प्रतिपादन किया जो कि वैज्ञानिक और सामाजिक सब ऑर्डिनेट विकल्प की स्थिति और संकन से संबंधित है। तो ये ध्यान रखना कि वो किससे संबंधित है, तो वो क्या है, वैज्ञानिक यानी कि आपकी साइंटिफिक एवं सामाजिक सब ऑर्डिनेट विकल्प से संबंधित है। ये 2 बार पूछ लिया, सब ऑर्डिनेट विकल्प से संबंधित है। सिद्धांत तो पूछता ही पूछता है, यदि और लेवल में जाता है तो ये थोड़ा सा इस प्रकार से पूछ सकता है। अब मैं बात करूं विद्यमान हुल्मे की, तो विद्यमान हुल्मे से संबंधित बार बार एग्जाम में क्या क्वेश्चन आ रहा है, और वो क्या करवा रहा है, मिलान करवा रहा है। तो मिलान करवा रहा है, तो मिलान की मैं बात करूं तो यहां से आप देखो इनमें थोड़ा सा तो सबसे पहले अपने बात करें विद्यमान हुल्मे की, तो विद्यमान हुल्मे क्या बात कर रहा है कि सबसे पहले मैं विद्यमान हुल्मे की बात करता हूं। तो हुल्मे ने क्या बताया कि किसी भी वर्गीकरण पद्धति की रचना नहीं की। तो सबसे पहले तो ध्यान रखना कि जो विद्यमान हुल्मे था उसने कभी भी किसी वर्गीकरण पद्धति की रचना नहीं की थी, ये बात आपको ध्यान रखना है। अपने सिद्धांतों की व्याख्या में उन्होंने अपनी 6 लेखों में कि जो कि पुस्तक वर्गीकरण के सिद्धांत हैं, उन्होंने 6 लेख लिखे। और 6 लेख को अपन किससे बातचीत कर सकते हैं, पुस्तकों से। उन्होंने कितनी पुस्तकें लिखी थी, 6। और उन 6 में से कई बार एग्जाम में एक पुस्तक सीधी पूछ ली जाती है कि निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक विद्यमान हुल्मे की है, नहीं है, किस प्रकार से। तो प्रिंसिपल्स ऑफ बुक क्लासिफिकेशन के शीर्षक के अंतर्गत लाइब्रेरी एसोसिएशन रिकॉर्ड सन 1911-1912 में प्रकाशित हुए, किंतु हुल्मे ने इन लेखों को बुक के रूप में प्रकाशित नहीं कर सके। तो ये क्या बोल रहा है, देखो हुल्मे ने किसी भी वर्गीकरण पद्धति, तो आपको पूछ ले कि निम्नलिखित में से कौन सा एक वर्गीकरण करता नहीं है, किसने कोई भी वर्गीकरण पद्धति नहीं बनाई, किसने नहीं बनाई कोई भी वर्गीकरण पद्धति। तो हुल्मे का थोड़ा ध्यान रखना, क्योंकि ये वर्गीकरण से संबंधित तो है, क्योंकि उन्होंने क्या दिया है, वर्गीकरण के सिद्धांतों को पेश किया। अब आगे देखो, अपने सिद्धांतों की व्याख्या उन्होंने अपने 6 लेखों में प्रस्तुत की थी। तो 6 पुस्तकों में उन्होंने क्या की, प्रस्तुत की जो पुस्तक वर्गीकरण के सिद्धांत, तो प्रिंसिपल्स ऑफ बुक क्लासिफिकेशन शीर्षक के अंतर्गत लाइब्रेरी एसोसिएशन रिकॉर्ड में प्रकाशित हुए। तो प्रिंसिपल ऑफ बुक क्लासिफिकेशन यह आ जाएगा, किंतु हुल्मे ने इन लेखों को बुक के रूप में प्रकाशित नहीं कर सके थे। तो जो ये लेख थे, ये जो पुस्तकें थी, उनको बुक के रूप में उन्होंने क्या है कि उनकी बुक तो थी लेकिन उनको प्रकाशन का कार्य नहीं कर पाए थे। अब देखो क्या है, सन 1950 में ब्रिटिश पुस्तकालय संघ ने इन लेखों को पुस्तक के रूप में प्रकाशित किया। तो ये हो तो क्या गई, पुस्तक ही हो गई ना। देखो यहाँ पे ये लेख थे, ये पुस्तकों के रूप में तो हो गए, वो खुद प्रकाशित नहीं की, लेकिन उनके सन 1950 में ब्रिटिश पुस्तकालय संघ था, उन्होंने इन लेखों को पुस्तक के रूप में क्या किया, प्रकाशन करने का कार्य किया। अब आपको क्या पूछ सकता है, देखो 2-3 बातें पूछ सकता है, ठीक है। 2-3 बातें क्या कि हुल्मे द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत, इन सिद्धांतों को ही क्या कर दिया, ब्रिटिश लाइब्रेरी एसोसिएशन था उसने क्या कर दिया भाई,
पुस्तक के रूप में प्रकाशित कर दिया। अब सबसे ज़्यादा एग्जाम में पूछे जाने वाला क्वेश्चन ये है कि प्रिंसिपल्स ऑफ लिटरेटिव वारंट का संबंध किस व्यक्ति से है, यही पूछता है ना। तो ये देता है कि साहित्य प्रमाण का सिद्धांत। अब कई बच्चे आप में से समझ नहीं पाते हैं कि क्वेश्चन कहाँ से आ रहा है। ये पुस्तकालय वर्गीकरण के जो सामान्य सिद्धांत हैं, जो डिस्क्रिप्टिव थ्योरी ऑफ द लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन है, या अपन बात करें कि पुस्तकालय जो नॉर्मेटिव प्रिंसिपल्स हैं, पुस्तकालय वर्गीकरण के सिद्धांत हैं, वो 2 चरणों में थे। पहला चरण है, उस चरण में से ये क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा रहा है बार बार कि लिटरेटिव वारंट का संबंध है। तो लिटरेटिव वारंट का संबंध किससे है? वही विद्यमान हुल में से है। एक ही ध्यान रख लेना, हुल में, आगे भूल जाओगे। दूसरा मैं बात करूं प्रिंसिपल्स ऑफ कलेक्शन यानी कि संग्रह का सिद्धांत। तो संग्रह का सिद्धांत भी किससे संबंधित है? वही विद्यमान हुल में का। ये भी किसने दिया है? विद्यमान हुल में ने। अब बात करूं तीसरा कौन सा है, तो प्रिंसिपल्स ऑफ रिलेटिविटी ऑफ क्लासिफिकेशन। तो इसका वर्ग की सापेक्षिकता का सिद्धांत भी किसका है? तो ये भी विद्यमान हुल्मे का। और प्रिंसिपल्स ऑफ कोऑर्डिनेशन यानी कि समन्वय का सिद्धांत, ये समन्वय वाला भाई 2 बार एग्जाम में आ गया। 2 बार क्या आ गया? एग्जाम में पूछ लिया गया कि प्रिंसिपल्स ऑफ कोऑर्डिनेशन या समन्वय का जो सिद्धांत है। आप जितने भी साथी जुड़े हुए हैं, साथ साथ कमेंट जरूर करें, साथ साथ आप कमेंट करते रहें तो मैं आपके कमेंट देख लेता हूं। बाकी जितने भी मेरे साथी जुड़े हुए एक बार जरूर कर दिया करो। तो ये चारों जो पुस्तकों के रूप में उन्होंने सिद्धांत प्रतिपादित किए, इन सिद्धांतों का एग्जाम में ध्यान रखना। निम्नलिखित में से कौन सा एक हुल्मे का सिद्धांत नहीं है? एक ये दे देगा, एक ये दे देगा, एक ये दे देगा, एक यहाँ दूसरा यानी कि वर्ग की सापेक्षिकता के सिद्धांत पे आपको क्या दे देगा? तीसरा नाम दे देगा, कोई भी कैनन्स ऑफ क्लासिफिकेशन या कुछ भी नाम दे देगा ऐसा। तो उससे थोड़ा ध्यान रखना, या किसी भी बुक का नाम दे देगा या कोई भी सिद्धांत का नाम दे देगा। पूछ लेगा निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत विद्यमान हुल में से संबंधित नहीं है, पुस्तकों के रूप से में समय पूछ सकता है। तो ये सभी ध्यान रखना कि यहाँ से क्वेश्चन पूछता है वो थोड़ा सा लेवल का क्वेश्चन आता है, और वो पुस्तकालय वर्गीकरण के सिद्धांतों में से शामिल होता है। अब देखो, लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस क्लासिफिकेशन LCC वर्गीकरण पत्ति में हुल में प्रिंसिपल्स ऑफ लिटरेटिव वारंट से सर्वाधिक प्रभावित है। तो ध्यान रखना कि प्रिंसिपल ऑफ लिटरेटिव वारंट है, साहित्य प्रमाण का जो सिद्धांत है, वो सिद्धांत विद्यमान हुल्मे के द्वारा दिया गया। और इस सिद्धांत में बार बार, तो ये आपको 2 प्रकार से पूछ सकता है। पहला तो ये है कि हुल्मे द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत। दूसरी बात क्या पूछ सकता है कि दूसरी बात पूछ सकता है कि कौन सा वो सिद्धांत है, यानी कि कौन सा वो विद्यमान हुल्मे का सिद्धांत है जिसका LCC लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस क्लासिफिकेशन से संबंध है। तो हुल्मे का जो प्रिंसिपल ऑफ लिटरेटिव वारंट सिद्धांत है सर्वाधिक प्रभावित है। तो वो सर्वाधिक प्रभावित वाला सिद्धांत कौन सा है? क्योंकि ये क्वेश्चन 2 या 3 या 4 बार तक पूछ लिया, और एग्जाम में थोड़ा सा घुमा फिरा के इधर उधर करके इस क्वेश्चन को पेश कर देते हैं बार बार। तो ये ध्यान रखना कि यहाँ से, अब देखो मैंने सारा बता दिया, अब बताने के बाद क्या क्वेश्चन आते हैं? पूछ लेगा निम्नलिखित में से कौन सा वो व्यक्ति है जिसका डिस्क्रिप्टिव थ्योरी ऑफ द लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन से संबंध नहीं है। 4-5 व्यक्तियों में से आ जाएगा, और एक नाम आ जाएगा डॉक्टर SR रंगनाथन का। तो वो किन से संबंधित है? वो डायनेमिक थ्योरी से संबंध रखते हैं। पहली बात तो ये हो गई मेरी पूरी। दूसरा क्वेश्चन आपको कोई भी पूछ सकता है कि ये 3 तो आपको ये दे देगा, 3 नाम तो ये दे देगा, और चौथा और दे देगा। एक पूछ लेगा कि निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक आपकी डिस्क्रिप्टिव थ्योरी से संबंधित नहीं है। तो जो मैंने पुस्तक बताई है ना, उन पुस्तकों का थोड़ा सा ध्यान रखना। तो वो पुस्तक भी आपको एग्जाम में पूछ सकता है ऐसी कैसी। ठीक है, 3 बात हो गई। इसके अलावा जो मैंने सन बताई है आपको, तीनों वीडियो देख लेना। तीनों वीडियो में कोई भी पॉइंट बाहर नहीं जाएगा, मेरी गारंटी है। जो एप्लीकेशन पे जुड़े हुए हैं, जो नहीं जुड़े हुए हैं, कुछ रुपए लगते हैं आपके, वहां पे इतना मैंने कंटेंट दिया है, आपको एक अच्छे से समझाया है, इससे भी अच्छा करवाने की कोशिश की है, इससे भी अच्छे क्वेश्चन करवाए हैं वहां पे। तो उनको आप जरूर ज्वाइन कर लिया करो। और अगला मैं बात करूंगा गतिमान सिद्धांतों की। किसकी बात करता हूँ भाई? गतिमान सिद्धांतों की। तो गतिमान सिद्धांतों का थोड़ा सा बड़ा पार्ट है, तो मैं ये कोशिश करूंगा कि आज ही करवा दूं कवर, क्योंकि वीडियो क्या है बाद में पढ़ा हो जाएगा। अब गतिमान सिद्धांत या डायनेमिक थ्योरी है, तो डायनेमिक पुस्तकालय वर्गीकरण के सिद्धांत पहला आपने पार्ट पूरा कर लिया। अब बात करेंगे डायनेमिक थ्योरी की। तो पुस्तकालय वर्गीकरण के सिद्धांतों के दूसरे चरण में गतिमान या डायनेमिक थ्योरी का विकास हुआ। सबसे पहले तो ध्यान रखना कि दूसरा चरण या दूसरा जो पुस्तकालय वर्गीकरण का दूसरा चरण है वो कौन सा है? गतिमान सिद्धांत, या इसको बोल देते हैं डायनेमिक थ्योरी। तो ये भी थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। गतिमान सिद्धांत हो गए। इसके बाद मैं बात करूं, ये सिद्धांत गतिमान इसलिए कहलाया क्योंकि सिद्धांतों का ग्रंथालय वर्गीकरण का अभिकल्पना करते हुए एक विधि को विकसित करने में समर्थ हो सकी। तो इससे क्या कि एक विधि को जो विकसित किया, इसलिए इनको गतिमान सिद्धांतों के नाम से जाना गया। तो ये गतिमान थोड़ा सा यहाँ से आपका कवर होता है। तीसरी मैं बात करूं कि डॉक्टर SR रंगनाथन द्वारा सन 1937 में पुस्तकालय वर्गीकरण के सिद्धांतों को थ्योरी ऑफ द लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन, ध्यान रखना ये क्वेश्चन किताब है ना 2 बार आ गई, और इन सिद्धांतों से सीधा पूछ लेता है। डॉक्टर SR रंगनाथन द्वारा सन 1937।
तो यहाँ से गतिमान सिद्धांत भी हो गए। अब गतिमान सिद्धांतों को अपने अगले वीडियो में कर लेंगे। तो गतिमान सिद्धांत अपने अगले वीडियो में पूरा करने की कोशिश करेंगे। देखो जितने भी मेरे साथी जुड़े हुए हैं गतिमान सिद्धांतों के साथ अपने इनके क्वेश्चंस हैं वो भी कर लेंगे। यहाँ से 43 उपसूत्र, 18 सहायक उपक्रम के सिद्धांत, ये इनको अपन पूरा अगले वीडियो में कर लेंगे। तो यहाँ से आपको पूरा का पूरा टॉपिक कवर हो जाएगा।